राम राम जी सभी भाइयों को। स्वागत है आपका चैनल पे। मैं हूं बाबा रामदास। आप देख रहे हैं बाबा की खरी खोटी। आज मेरे साथ है भाई अजय सिंह जी। वैसे ये पूरा नाम लिखते नहीं है, इनका नाम है अजय सिंह यादव। अजय भाई राम राम। राम राम दादा। सभी देखने वालों को भी राम राम। तो दर्शकों, आज सुबह मैंने व्यालोक भाई के साथ एक वीडियो किया कि बाकी देश के पूरे यादव जो हैं एज वोट बैंक जो है वो भाजपाई हैं, तो ये यूपी बिहार वालों को क्या हुआ है। और ये तो हमने एक बड़ी व्यापक चर्चा की। तो उसके बाद फिर मुझे दिन में अजय भाई का फोन आया, तो मैं दिन में थोड़ा व्यस्त था, तो मैंने कहा भैया ऐसा है, आप जो बातें कह रहे हो ना मुझे, मैंने कहा ये शाम को वीडियो बनाएंगे इसी टॉपिक पे। तो ये कह रहे थे कि दो तीन उस सुबह वाली चर्चा में हमने दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट छोड़ दिए। क्या छोड़ दिया अजय भाई? सबसे पहली चीज तो यही मिसिंग थी कि जो ये यादव वोट बैंक है, इसे तैयार करने वाला भगवा खेमा है। जब उत्तर प्रदेश खासतौर पे हिंदी पट्टी में संघ को कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं था, गांधी हत्या के बाद खासतौर पे लगभग अछूत था संघ। उस समय अगर कोई सबसे पहले वोट बैंक के तौर पे साथ आया था तो वो यादव थे। और लगभग राम मनोहर लोहिया जी का जब उभार हुआ है राजनीति में, उस समय तक यादव वोट बैंक पूरी तरह से राइट विंग के साथ रहा। और वहां दिक्कत ये रही कि कोई लीडर भी नहीं उभर पाया, तो उभर के कोई नाम लीडर के तौर पर सामने आया हो। और टिकटों में भी उस तरह से टिकट मिले नहीं जैसे मिलने चाहिए थे। तो लोहिया जी ने जब जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी वाली बात कही, तो ये वोट बैंक थोड़ा सा खिसक के उनकी तरफ गया। वहां से भगवा खेमे से अलग हुआ। अच्छा, फिर मुलायम सिंह इधर उत्तर प्रदेश में मुलायम मुलायम सिंह के सिंह। साथ ज्यादा पुरानी नहीं है बात। मुलायम सिंह 85-86 के बाद यादव नेता के तौर पर उभरे। तब तक प्रदेश भर में उतनी पकड़ नहीं थी इनकी। राजीव गांधी का जो टाइम पीरियड था प्राइम मिनिस्टर वाला, उस समय तक मुलायम सिंह बड़े नेता के तौर पे यादवों के बीच में भी चर्चित नहीं थे। उस समय बलराम सिंह यादव वगैरह ये ज्यादा बड़े नेता थे इनसे। ये इनके पीछे चलने वालों में से थे। तो तो मुलायम नहीं, सिंह का नाम उसके बाद उभरा। नहीं, 70 और 80 के दशक में जब कांग्रेस 80 की के तूती बाद, बोल रही थी, तब यादव 80 के किसको बाद उस वोट समय कर रहे कांग्रेस थे? में कई बड़े नाम थे। तब यादव किसको वोट कर रहे थे? रामनरेश यादव का टाइम भी रहा है, उस समय कांग्रेस के साथ रहे। फिर जनता पार्टी वाला जब टाइम आया तो जनता पार्टी के साथ भी रहे। विश्वनाथ प्रताप सिंह को बहुत अच्छा वोट मिला। और इवन जो ये यादव बेल्ट है, यहां एक टाइम वो भी था जब मुलायम सिंह कोई बहुत बड़ा नाम नहीं था। यहाँ पे कांग्रेस की तरफ ज्यादा झुकाव था। जो भाजपा से जब यह जनसंघ से अलग हुआ तो वो कांग्रेस की तरफ ज्यादा गया वोट। सीधे सीधे दो हिस्सों में था, एक जो जनता परिवार था उसके साथ और दूसरा कांग्रेस के साथ। तो अभी जो आप यादव पॉलिटिक्स को देख रहे हैं, हम्म। तो जब से मुलायम सिंह जी गए हैं और अखिलेश के हाथ में पार्टी की बागडोर आई है, पिछले, नहीं, इसको आप तब से लीजिए 2012 से, जब से अखिलेश अखिलेश यादव सीएम बने। हाँ सीएम बने, तब से 2012 से लेकर 2024, इन 12 सालों में आपने यादव पॉलिटिक्स, यादव वोट बैंक में क्या बदलाव देखा है, मुझे बताइए। सबसे बड़ी दिक्कत जो आई, अखिलेश यादव ने ही वोट बैंक पे से सबसे पहले भरोसा हटाया। अखिलेश यादव को अपने जो उनमें पैतृक मिल गया था वोट बैंक, उस पर यकीन उनका नहीं था। आप अगर 2012 का चुनाव देखेंगे जब अखिलेश जीते, तो करीब 41 यादवों को अखिलेश ने टिकट दी थी विधानसभा चुनाव में। और वही जब 2017 का चुनाव आया है तो ये टिकट आधे हो गए।
और 2022 चुनाव आते आते तो और ज्यादा बुरी हालत हो गई। तो उनका अपना भरोसा टूटा है अपने वोट बैंक से, या उन्होंने ये गलतफहमी पाल ली कि ये कहीं जा ही नहीं सकते। स्थितियां दोनों ही बुरी थी, अखिलेश के लिए भी और यादव वोट बैंक के लिए भी। अब यादव की अगर मैं अभी की बात करूं, जो प्रेजेंट में इलेक्शन चल रहा है, तो उसके साथ दिक्कत ये है कि ना उसके पास टिकट है किसी पार्टी का। समाजवादी पार्टी ने भी नहीं दिया, भाजपा ने भी नहीं दिया, बसपा ने भी नहीं दिया, तो किसी पार्टी से टिकट नहीं है। लीडरशिप के नाम पे उसके पास कुछ है नहीं। लोकल लेवल पे भी जो लीडर हैं वो सालों से इंतजार कर रहे हैं, अब जिस पार्टी में भी हैं तो उन्हें ज्यादा कुछ मिलने की उम्मीद है नहीं। तो नाव है और जो बस धारा के सहारे चल रही है, उसे अपनी कोई दिशा नहीं है उसकी, कि कोई दिशा देने वाला हो। और स्थिति ये है कि लास्ट मोमेंट पे जाके चलो कोई नहीं है तो अखिलेश को ही कर देते हैं। तो अखिलेश को जो वोट मिल रहा है वो इस तरह से मिल रहा है कि चलो अब कोई ऑप्शन ही नहीं है तो इसी को दे दो। अगर ऑप्शन हो तो शायद 2024 चुनाव में ही ये वोट बैंक आधा हो जाता। लीडरशिप क्राइसिस से जूझ रहा है यादव वोट बैंक इस समय, और बहुत बुरी तरह से जूझ रहा है, कम से कम उत्तर प्रदेश में। बिहार में इतनी खराब स्थिति नहीं है, बिहार में लीडरशिप मिली है, और जहां लीडरशिप मिली है वहां वोट बैंक भी टूटा है। आप ये नहीं सोच सकते हैं कि मधेपुरा है, सीवान है, भागलपुर है, या पाटलिपुत्र जैसी सीटें हैं, ये बिना यादव वोट के संघ परिवार या आपका भगवा खेमा जीत सकता है। संभव नहीं है कि जीत पाए। तो वहां जहां लीडरशिप मिली है तो वहां वोट बैंक टूटा है, कम से कम लोकसभा चुनाव में अच्छे से टूटा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में दिक्कत यही है कि यादवों के पास लीडर है ही नहीं। आप ये मान लीजिए कि घुड़दौड़ में गधा दौड़ाना है और मजबूरी है, कोई ऑप्शन ही नहीं है, गधे को दौड़ाना है, दाव उसी पे लगाना है। मुझे एक बात बताइए, आज जो भाजपा की जो टिकट डिक्लेयर हुई है, कैसरगंज से ब्रजभूषण शरण सिंह के छोटे बेटे करण भूषण को, और को दिया है, दिनेश जी को। रायबरेली से दिनेश प्रताप सिंह को। हम्म दोनों ठाकुर हैं, हम्म ये दो मिला के 14 हो गए। हम्म इसके बावजूद ठाकुर साहब लोग नाल मढ़ा रहे थे कि आई हमारा वीके सिंह का कहां टिकट काट दिए, हम तो नाराज वीके हो गया सिंह का हूं। टिकट काटने से ठाकुरों को मुझे नहीं लगता कोई तकलीफ थी। नहीं, तकलीफ बहाना तो पंकज वही। सिंह को टिकट ना मिलने से थी। किससे? पंकज सिंह को टिकट ना मिलने से। कौन पंकज सिंह? राजनाथ सिंह जी के बेटे। नहीं। दावेदारी गाजियाबाद से उनकी थी। अच्छा, गाजियाबाद में दावेदारी उनकी थी, खैर छोड़िए। बिल्कुल। 14 टिकट ठाकुरों को मिल गई, इसके बावजूद ठाकुर नाराज हैं। अब भी और नाराज हैं। वो तो छोड़िए, खैर वो तो कितने नाराज हैं ये 4 तारीख को पता लगेगा। पर मैं एक बात कह रहा हूं कि 14 टिकट मिलने के बाद भी नाराज हैं। यादव जी लोगों में परिवार सिंह यादव के अलावा किसी को टिकटें नहीं दिया अखिलेश ने। हम्म अरे भाई, जो 5 टिकट दिए वो परिवार को ही तो दिए अपने। नहीं तो किसी और ने भी तो नहीं दी। किसी और ने भी तो टिकट देने की जहमत नहीं उठाई। अरे जब तुम्हारी माँ ही दूध नहीं पिला रही तो पड़ोसन पिलाएगी? नहीं, एक पड़ोसन मिनट। थोड़ा बहुत तो सोच सकती थी। नहीं नहीं नहीं, वोट देते हो जिसको उससे मांगो पहले टिकट। नहीं ठीक। उनसे तो नहीं, तो फिर यहाँ पे एक तरह से राइट विंग ये कह रहा है कि जरूरत नहीं है। मैं जो एक बात बता, मैं मेरा सवाल पूरा हो जाने दीजिए। हम्म सवाल मेरा यह है कि ठाकुर साहब लोग 14 टिकट पा गए लोकसभा में, हम्म तब भी नाराज हैं। और यादव जी लोग क्या इस कदर बंधुआ वोटर हो गए हैं? मतलब मैं अब तक बहन जी के वोटर को बंधुआ वोटर टर्म, ये बंधुआ वोटर वाला टर्म मैंने इजाद किया था फेसबुक पे। तो क्या यादव जी लोग इस कदर बंधुआ वोटर हो गए हैं कि चाहे कुछ हो जाए, चाहे मुलायम सिंह का खानदान परिवार एक को टिकट दे चाहे न दे, चाहे जूते में दाल पिलाए,
रहना सपा में ही है। ऐसी क्या गुलामी लिखाई है नहीं, इस उससे परिवार पहले की? मैं थोड़ा सा फिरोजाबाद का हाल आपको बताऊंगा। हाँ। फिरोजाबाद से टिकट के सबसे बड़े दावेदार थे यहाँ पे हरिओम यादव जी, और लगभग यहाँ पे गांव गांव में पंचायतें थीं कि अगर हरिओम यादव बीजेपी से आ रहे हैं तो वोटिंग को लेकर के यादवों के लगभग हर चौथे गांव में पंचायत थी, और बहुत अच्छे से हो रहा था। टिकट नहीं मिला, विश्वदीप सिंह जी को टिकट मिला, और टिकट मिलने के बाद आज की डेट में जिस व्यक्ति ने पूरी भाजपा में सबसे ज्यादा अपनी जान झोंक रखी है मैदान में, वो हरिओम यादव है। टिकट ना मिलने के बावजूद पूरे क्षेत्र में अगर प्रचार की बात की जाए, विश्वदीप सिंह जी के साथ चलने की बात की जाए, तो यादवों के गांव गांव घूम के वोट मांगने की बात की जाए, तो हरिओम यादव मेहनत कर रहे हैं इस समय। और ऐसा नहीं है कि उसका इम्पैक्ट नहीं होगा। शिवपाल यादव को यहाँ पे फिरोजाबाद में 5,000 वोट नहीं मिलते, जो वोट था वो हरिओम यादव का था। तो ये कह देना कि नहीं कंप्लीटली बंधुआ वोटर है, जहां लीडरशिप है वहां वोट टूट रहा है। फिरोजाबाद दूसरा सबसे बड़ा गढ़ है यादव वोट के मामले में आजमगढ़ के बाद, और अगर यहां टूट रहा है तो बाकी जगह भी टूट रहा होगा। वो कितना टूटता है इलेक्शन में 4 तारीख को क्लियर होगा, लेकिन ये तय है कि टूट रहा है, और हर गांव में है, बंटवारा है। और वजह सबसे बड़ी यही है, टिकट ना मिलना सपा से। सपा ने जो टिकट नहीं दी है, सबसे बड़ी वजह वोट में टूटन की यही है इस समय। अब वो चलिए, सपा ने परसेंटेज नहीं क्या दिए, रहता है एक वो मिनट, एक अलग बात है। सपा ने नहीं दिए, हम्म। भाजपा ने क्यों नहीं दिए? भाजपा ने मुसलमानों को जिस वजह से नहीं दिए, क्या मुसलमान रामपुर की सीट पे कोई मुस्लिम भाजपा से उम्मीदवार होता नहीं जीतता? नहीं जीतता, नहीं जीतता। अगर वो हिंदू कैंडिडेट को वोट कर सकते हैं तो शायद मुस्लिम को भी कर देते, कुछ ज्यादा करते। कोई भरोसा नहीं। नहीं, भरोसे से भी ज्यादा दिक्कत दूसरी है। अगर मुसलमान कैंडिडेट को वो टिकट देंगे तो उनका जो हार्डकोर हिंदू वाला वोट है, थोड़ा सा कट्टरपंथी हिंदू वोट है, वो उनसे छिटकेगा। उन्हें ध्रुवीकरण करना है। और एक बड़ा कड़वा सच है कि मुलायम सिंह के शासनकाल में मुलायम सिंह को सीएम बनाने वाले यादव अकेले नहीं थे, पूरा ओबीसी था। कुर्मियों ने भी वोट उन्हें किया भरपूर, उन्हें निषादों ने भी वोट किया, उन्हें बघेलों ने भी वोट किया, और सभी के नेता उनके साथ थे, लीडरशिप तैयार की। लेकिन ये बात सही है कि मुलायम सिंह ने सभी को धोखा दिया, और एक तरफ से दिया। तो अगर बीजेपी को नॉन यादव ओबीसी वोट चाहिए तो उसे यादवों से थोड़ी दूरी दिखानी पड़ेगी, कम से कम अभी तो दिखानी पड़ेगी। अगर नहीं दिखाएंगे तो वो वोट बैंक छिटकेगा थोड़ा सा। और ये बात भी सही है कि सत्ता जब तक रही, यादवी सत्ता रही, तब तक मलाई पूरी फायदा मुलायम सिंह और उनकी बिरादरी नहीं उठाया। ओबीसी को बाकी जातियों को नहीं मिलने दिया, उनसे वोट लिया लेकिन उन्हें मिला नहीं। मैं आपको एक मैं चर्चा को थोड़ा एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहता हूं। मैं भाजपा की पॉलिटिक्स में एक साम्य देख रहा हूं। साम्य ये देख रहा हूं कि हरियाणा से भाजपा को एक सबक मिला कि जो डोमिनेटिंग कास्ट है उसके खिलाफ अन्य पीड़ित शोषित समाज को खड़ा कर दो, इकट्ठा कर लो। इकट्ठा कर दो। जैसे कि हरियाणा में 35 जाट वर्सेस जाट, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दो तो जाट वर्सेस नॉन जाट कर दिया। अब जाट बेचारा 24% है, नॉन जाट सिमिलर चीज है, वही वही उत्तर प्रदेश में किया गया है। सेम थिंग। देखिए, यही पॉलिटिक्स मैं पंजाब में होती देख रहा हूं, अभी उत्तर प्रदेश हालांकि में शेप एग्जैक्ट ले यही रही किया है। है।
तो सेम उत्तर प्रदेश में किया है। और ये बहुत जी, सफल। मैंने वही कहा अभी कि अगर ये यादवों को नहीं नहीं, ज्यादा यादव नहीं, पार्टिसिपेशन दिखाई देगा। जो भी समाज की जो भी डोमिनेटिंग कास्ट है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में यादव हैं, इसमें कोई शक नहीं उत्तर है। प्रदेश में यादव यादवों हैं। ने राजनीति को डोमिनेट किया है। हाँ, और सिर्फ उत्तर यादव प्रदेश नहीं की राजनीति नहीं के नहीं आप नहीं। समझिए दो ध्रुव हैं। देखिए, यादवों ने सिर्फ राजनीति को डोमिनेट नहीं किया है। यादव इतनी मेहनती कौम देखी है मैंने कि कोई ऐसा बिजनेस जिसमें श्रम लगता है उसको यादवों ने किए बिना छोड़ा नहीं। सर, जो दूध का जो बिजनेस है ना, सुबह 4 बजे यादव का लड़का उठता है, पूरे गांव भर का दूध दुहाता है, फिर 8 वाली ट्रेन पकड़ता है, उसको लेके बनारस जाता है, सुनिए, और वहां से शाम को 4 बजे लौटता है। और सर, इतने परिश्रम का काम है कि आप सोच नहीं सकते। और उसको मैंने अपनी आंख से देखा है पिछले 30 साल से। एक व्यक्ति जो कि बाई कास्ट यादव, एक व्यक्ति मतलब एक वर्ग कर रहा है। इसके अलावा मेहनत मजदूरी का, पैसा कमाने का जो भी काम आप सोच सकते हैं, छोटी सी गुमटी लगा के उस पे पान बेच लेगा। हलवाई के पूरे बिजनेस पे यादवों ने कब्जा कर लिया पूर्वांचल में। मतलब ऐसा कोई काम है ये नहीं है जिसमें यादव जी लोग घुस गए और पूरे बिजनेस पे कब्जा न कर लियो, सिर्फ अपनी मेहनत पुरुषार्थ के बल पे। तो सर, वो सिर्फ राजनीति में नहीं छाए हैं। आज गांव का सबसे संपन्न आदमी यादव है, सबसे बड़ा किसान यादव है, सबसे बड़ा बिजनेसमैन यादव है, सबसे बड़ा दबंग यादव है, सबसे बड़ा सामाजिक प्राणी। सुनिए, पूरे गांव की पॉलिटिक्स यादव कंट्रोल करता है, ठेकेदारी यादव करता है, मतलब गुंडई यादव करता है, जमीन पे कब्जा यादव करता है, सबसे ज्यादा मुकदमाबाजी यादव करता है। मतलब कोई ऐसा फील्ड है नहीं जिसमें यादव नंबर 1 ना हो सोसाइटी में। पॉलिटिक्स इज ओनली वन ऑफ देम। और ये नहीं, उन्होंने अपन। राजनीति तक चल जाता, लेकिन ये जो गुंडई और हाँ कब्जेदारी में नंबर वन होना है, हाँ। गुंडई और कब्जेदारी में जो नंबर वन का तमगा हासिल कर लिया, वो कितना सही कितना गलत वो अलग चर्चा हो जाएगी। अब वो लेकिन अलग ये चर्चा हो तमगा जाएगी। सबसे बड़ा दुश्मन है। तो ये सर तमगा ही सबसे बड़ा दुश्मन है आज की डेट में। तो मेरा पॉइंट ये है कि भाजपा ने बड़ी सफाई से लगभग हर राज्य में जो डोमिनेटिंग कास्ट थी, पॉलिटिकली एज वेल एज सोशली, उनके खिलाफ अन्य सभी बिरादरियों को गोलबंद कर दिया। और ये पॉलिटिकल फॉर्मूला हर जगह सफल होता दिख रहा है। और सुनिए, मैं आज भविष्यवाणी कर रहा हूं, विद इन 5 years ये पंजाब में भी सफल होगा। और जो जट सिख है ना सर, वो आज से हम्म। 5 साल बाद देखेंगी कि अरे, ये गुजरातियों ने तो हमको पंजाब राज्य में जो है सर इररेलेवेंट बना दिया। अब 5 साल बाद जट सिख पंजाब में कितने रह जाएंगे, ये भी तो सोचने की बात है। वो अलग मुद्दा हो गया, पर जितने हैं, मुझे पर तो ये दिख आज रहा है कि कुछ दिनों बाद वहां भोजपुरी स्पीकिंग सरदार दिखाई देंगे। सर वो उस पर दोबारा चर्चा करेंगे। पर मैं कहता हूं कि पॉलिटिकली इररेलेवेंट बना देगी बीजेपी, क्योंकि जट सिखों के सामने पूरे वही सर, वही 35 जात वाला फॉर्मूला हरियाणा वाला, नहीं और तो इससे बहुत कम से कम। कामयाब है। अब आप मुझे ये बताइए, वापस मूल विषय पे ला रहा हूं आपको, आने वाले 10 सालों में आप उत्तर प्रदेश के यादव समाज को कहां देखते हैं पॉलिटिकली, कहां खड़े होंगे? पहली चीज तो ये कि कम से कम अभी 2 चुनाव और ऐसे होने चाहिए जिनमें यादवों का पार्टिसिपेशन ना के बराबर हो, मतलब टिकट नहीं कैंडिडेट के तौर मिलेगा? पर। बिल्कुल, मैं तो चाहता हूं कि ना मिले। उसके बड़े फायदे हैं। अच्छा। जितने जो गुंडा एलिमेंट पनप गए थे, जो सपा का
नेता ब्रिगेड हर जिले में एक तैयार हो गई थी। उत्तर प्रदेश के लगभग 50 जिले ऐसे हैं जहां यादवों की बहुत अच्छी संख्या है, और कोई जिला ऐसा नहीं है जहां पर सपा ने अपने 2 गुंडे तैयार नहीं किए हों यादव के नाम पे। तो इन लोगों से मुक्ति मिल रही है, यादव समाज को इन लोगों से मुक्ति मिल रही है। एक तो ये सबसे पॉजिटिव है। दूसरा क्या था कि जो नौकरी वगैरह के लिए एक फार्मूला ये बन गया था कि पहले आप इन दलालों के संपर्क में आइए, फिर दलालों से सैफई के बड़े दलालों के संपर्क में आइए, ठीक है कि नहीं, फिर दलालों के जो शहंशाह होते थे छोटे चाचा, उनके पास तक पैसा पहुंचाइए, तब आपको नौकरी मिलेगी। ये एक फार्मूला था, और ये फार्मूला अभी भी कितना मजबूत है, मैं गलतफहमी दूर कर दूं उन लोगों की जो सुन रहे हैं। अभी भी हैसियत सैफई की ये है कि जो उनके बहुत ज्यादा करीबी हैं उन्हें छाती ठोक के नौकरी दे देती है। आज भी योगी जी की सरकार को 7 साल हो गए, तब आज भी सरकारी नौकरियों का जो एक पूरा उत्तर प्रदेश में ये पेपर लीक होता है, ये होता है, वो होता है, इसको जो ऑपरेट कर रहा है वो समाजवादी खेमा कर रहा है, और ये रोक नहीं पा रहे हैं अभी भी। आप अंदाजा लगाइए कि कितना ताकतवर ये खेमा है। जो एजुकेशन माफिया है, जो नौकरी माफिया उतना है ही उत्तर नहीं है, प्रदेश का। उतना ही नहीं है, उतना ही नहीं है। मुझे तो बहुत सारे ठेकेदार लोगों ने बताया कि जितने सपाई ठेकेदार थे जो पहले साइकिल का झंडा लगा के फॉर्च्यूनर पे घूमते थे, आजकल वो भाजपा का कमल निशान लगा के घूम रहे हैं, और आज भी 90% ठेके वही उठा रहे हैं। बिल्कुल, जो ये सत्य है। ठेकेदारी का जो उसमें मुलायम नेक्सस था। सिंह जी के करीबी लोग भी हैं, हाँ, सैफई परिवार के करीबी लोग भी हैं और यही हैं वो उसका जो बड़े कारण है, ठेके ले उसका, रहे हैं। सुनिए, नहीं नहीं नहीं, उसका एक कारण है। वो बिजनेस में पहले से घुसे हुए थे लंबे समय तक, तो उनको मालूम है ठेका लेना कैसा है, किस अफसर को, किस सरकारी बाबू को कैसे क्या है पूरा ऊपर से लेके नीचे तक जो मशीनरी है उसके वो सरकार मास्टर। बदली है, सिस्टम नहीं बदला है अभी। वो तो खैर कालजयी डायलॉग बोल गए कश्मीर फाइल्स में कि और सरकार उत्तर बेशक प्रदेश में उनकी है, अभी भी सिस्टम तो सिस्टम हमारा पे है। समाजवादियों की पकड़ है, इसमें कोई शक नहीं है, और बहुत अच्छी खासी है। लेकिन फिर भी कम से कम मेरे जैसे लोग ये चाहते हैं कि जितना टूटा है उससे और ज्यादा टूटे। ठीक। उसका बड़ा फायदा ये है कि ये मैं बिल्कुल आपको अपने गांव के आसपास की स्थिति बता रहा हूं। अभी जो बच्चे नौकरी पा रहे हैं वो बच्चे हैं जो बिल्कुल गरीब तबके से आ रहे हैं। हम्म। वो बच्चे नहीं है जो सफाई में पेमेंट करके आ रहे हैं। हम्म। ईमानदारी से अपनी मेहनत कर रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, और नौकरी पा रहे हैं, और मिल रही है। और ये एक अलग वर्ग तैयार हो रहा है। और अगर अगले 10 साल तक और स्थिति यही रहती है कि इस माफिया तंत्र से, जो नौकरी का माफिया तंत्र था, जो ठेकों का माफिया तंत्र था, जो हर जिले में 2 गुंडे दलाल के तौर पर बैठाए हुए थे सैफई ने, इस तंत्र से यादवों को मुक्ति मिल जाती है, तो अगले 10 साल में यादवों की प्रोग्रेस वाकई बहुत अच्छी होगी। इससे ज्यादा स्वर्णिम काल यादवों के लिए हो नहीं सकता। हमने वो मुलायम सिंह का दौर देखा है। कुछ लोगों को ये लग सकता है कि 2014 के बाद से जो राष्ट्रवाद की धारा आई उसमें बह गए, तो कॉलेज के जमाने से एबीवीपी से कनेक्ट रहे हम लोग यहाँ, और उस दौर में हमने वो चीज देखी है कि एक जो ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर का लड़का है, उसके आगे शहर के जो सीओ होते थे उनकी हिम्मत नहीं होती थी बोलने की। वो उन्हें ऐसे फटकार देता था कि जैसे कहीं का विधायक हो। तो समाजवादी शासन काल में पीछे कॉलेज में तमंचा दबा के जाने का जो कल्चर एक यादवों में उत्पन्न हुआ उस दौर में, उससे मुक्त हुए बगैर यादव समाज का भला कभी नहीं हो सकता। उस कल्चर से मुलायम सिंह का वोट बैंक तैयार हो सकता है, उस कल्चर से गुंडे तैयार हो सकते हैं, उस कल्चर से नौकरी पाने वाले बच्चे तैयार नहीं हो सकते, उस कल्चर से बिजनेस करने वाले बच्चे तैयार नहीं हो सकते, जो खुद भी 2 पैसे कमाएं और किसी और को भी 2 पैसे कमाने के लिए मौका दें, रोजगार दें। वो तभी होगा जब इस गुंडा तंत्र से पूरी तरह से मुक्ति मिलेगी। जो आपने सबसे पहले कहा ना, श्रम वाली बात, उस श्रम को भी फलीभूत होने के लिए इस तंत्र से मुक्ति चाहिए।
और वो तभी संभव है जब सैफई परिवार सत्ता से कम 10 साल हो गया, फिर तो परमानेंट ही हो गया। 10 साल तो मैं कह रहा हूं बीजेपी से भी टिकट ना मिले तो बड़ी अच्छी बात है। हमें वो माननी नहीं चाहिए कि जिनके पास हम सिफारिश के लिए जा सकें। उसकी जगह मुझे अपने बच्चों को ये सिखाना है कि नहीं बेटा, तुम्हें गलत करना ही नहीं है। तुम्हें इस भरोसे नहीं रहना है कि नकल में, एग्जाम में नकल मिल जाएगी। तुम्हें इस भरोसे नहीं रहना है कि नौकरी कहीं सिफारिश से मिल जाएगी। तुम्हें जो चाहिए उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, फिर वो मजदूरी हो या फिर वो आईपीएस हो, यूपीएससी क्लियर करना हो, जो भी करना है मेहनत करनी होगी। और ये भाव जिस तरह से अभी पिछले 7 साल में ये और डेवलप हो जाएगा, तो मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा अच्छा यादवों के लिए कुछ हो सकता है। अच्छा, मुझे ये बताइए, सुनिए, इस बार इस लोकसभा में कितना यादव वोट आप भाजपा को मिलता हुआ देख रहे हैं? वेस्ट और ईस्ट में अलग अलग रहेगा परसेंटेज। आप वेस्ट की बात करिए, ईस्ट की बात मत, अपने इलाके की बात करिए। वेस्ट में आपका नियर अराउंड मेरा मानना है कि मैक्सिमम अखिलेश यादव 70% के आसपास यादव वोट ले पाएंगे, मैक्सिमम। 30% बीजेपी में? 30% बीजेपी को तो पूरा नहीं जाएगा, लेकिन ये है कि कुछ इधर उधर भी होगा, थोड़ा बहनजी को भी जा सकता है कुछ जगहों पे। और ईस्ट नेता में? बहनजी के पास भी है यादवों में। पूर्वांचल में? पूर्वांचल में परसेंटेज कुछ ज्यादा रहेगा पश्चिम से। क्या मतलब, जो जो अखिलेश के पास जाएगा? अखिलेश के पक्ष में कास्ट फैक्टर पूर्वांचल का जो कास्ट फैक्टर है वो पश्चिम से ज्यादा है। उसकी एक बड़ी वजह है, पश्चिम वो है जिसने मुलायम सिंह को बनाया। पश्चिम में यादव कभी उस स्थिति में नहीं था जैसा पूर्वांचल में है। यहाँ जमीनें थी, जागीरें थी, और यहाँ 20-20 पीढ़ियों के जागीरदार भी हैं यादवों में। तो यहाँ यादवों ने मुलायम सिंह को बनाया, और वहां वो है यादव कि जिन्हें लगता है कि उनकी पहचान मुलायम सिंह से बनी। तो पूर्वांचल और पश्चिम का ये फर्क है। तो यहाँ वो एहसान की टोकरी सर पर लादे हुए यादवों की संख्या थोड़ी कम है। अच्छा, ये बताइए, फिरोजाबाद सीट पे क्या चल रहा है? बढ़िया संघर्ष है। अगर मुस्लिम वोट एआईएमआईएम बसपा गठबंधन को 50,000 भी गया तो सीट निकल जाएगी। यादव वोट जो हरिओम यादव जी को मिलता, उसमें बमुश्किल 5 से 7% कमी आएगी, अब भी बीजेपी को मिल जाएगा। ये है। और लेकिन बदायूं क्या अगर हाल है? मुस्लिम वोट बैंक नहीं टूटेगा तो मुश्किल होगी। बदायूं क्या हाल है? बदायूं? बदायूं बीजेपी ले ले, आराम से लेगी। अगर आराम से अखिलेश नहीं ले रही होती तो बदायूं सतपाल नहीं, चाचा सॉरी भागते सॉरी, नहीं मैदान छोड़ के। नहीं नहीं, मैं गलत पूछ गया, मैं कन्नौज पूछना चाहता था, बदायूं मुझसे निकल गया। कन्नौज में अब अखिलेश पहुंच गए हैं, और सुब्रत पाठक जी की भी इमेज थोड़ी अहंकारी व्यक्ति की है, और उनसे जो बीजेपी का और वोटर है, मजबूत वोटर है, वो भी थोड़ा सा नाराज है। कन्नौज सीट अकेले यादव और मुसलमानों के भरोसे नहीं जीती जा सकती, इतना वोट नहीं है इनके पास। जब तक वहां पे कोई एक तबका हो, फिर वो लोध हो या फिर ब्राह्मणों में से हो या राजपूत हो, कोई ना कोई और नहीं आएगा साथ में, तब तक कन्नौज सीट नहीं निकल सकती। और इस लड़ाई समय होगी जो ना सबसे ज्यादा भाई? संभावना दिख रही है लोध वोट की दिख रही है। सुब्रत पाठक लड़ेंगे ना? अभी तक तो लड़ रहे हैं, लग रहा है। अच्छा, मैनपुरी क्या हाल है? मैनपुरी में लगभग सपा तय है। तय है? मैनपुरी में संभावना नहीं है कि जयवीर सिंह जी ज्यादा कुछ कर पाएंगे, क्योंकि उनसे बीजेपी का वोटर ही बहुत ज्यादा खुश नहीं है। थोड़ा एक फायदा उन्हें ये मिल गया है कि जो साक्य वोट था, वो केशव प्रसाद मौर्य जी के खिलाफ जो बयान आया, उससे साक्य वोट जो सपा के साथ एकजुट था वो थोड़ा इधर मुड़ा है बीजेपी की तरफ। रामगोपाल जी ने जो केशव प्रसाद मौर्य के लिए अपशब्द कहे, उससे साक्य वोट थोड़ा सा बीजेपी की तरफ बढ़ा है अभी। लेकिन जयवीर सिंह जी से भी लोग बहुत ज्यादा वहां खुश नहीं है। और आपको लगता है सपा 5 सीट जीत जाएगी यूपी में? पश्चिम से तो मैक्सिमम 3 है। 3 कौन सी कौन सी? पश्चिम की तो मैं गिना सकता हूं।
पश्चिम में जो है यही तीन है, संभल, मैनपुरी और अब कन्नौज और जोड़ लीजिए। फिरोजाबाद में फाइट है, ये नहीं कह सकते कि जीत गई, और बहुत तगड़े 3 हो वाली है, गए। यहाँ बहुत करीबी मामला रहेगा। पूर्वांचल में एक घोसी फंसी हुई बता रहे हैं, पूर्वांचल में। डुमरियागंज, डुमरियागंज के बारे में मैंने भी स्टडी नहीं किया, असल में मैंने, पर घोसी बता मैं रहे, बता घोसी देता मच्छी। हूँ, हरिशंकर तिवारी जी के बेटे को मैदान में उतारा है गठबंधन। हम्म। आपके तिवारी जी गोरखपुर वाले, पूर्वांचल के माफियाओं के मुंह बोले पिताजी जो हुआ करते थे, हरिशंकर तिवारी, उनके सुपुत्र को टिकट दिया है डुमरियागंज से। और ब्राह्मण वोट काफी बढ़िया से वहां पे सपा के पक्ष में एकजुट हुआ है। तिवारी बाबा को श्रद्धांजलि मिल सकती है डुमरियागंज से इस बार। चलिए। बाकी आजमगढ़ सीट भी लगभग फंसी हुई है, पल्ला सपा का ही भारी है वहां भी अभी। हाँ, लेकिन एक फैक्टर और है जिस पर अभी तक किसी का ध्यान नहीं गया, क्या? और ये चुनाव में कमाल करने वाला है, मुझे कम से कम लग रहा है। मुजफ्फरनगर सीट पे वोटिंग के बाद से लगातार मेरी बात हो रही थी, और ज्यादातर उन लोगों से हो रही थी, यहाँ भी कुछ लोग ऐसे हैं जो वहां से आए हुए हैं चुनाव प्रचार के लिए, क्योंकि रामगोपाल के बेटे की सीट है। तो जो मुसलमानों से ही मुझे, मेरी वहां सपाई मुसलमानों से बात हुई है, उनकी रिपोर्ट ये है कि मिनिमम 20% वोट बीजेपी की तरफ गया है मुजफ्फरनगर में, खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में जो जाट मुस्लिम हैं उनमें। और ये भगवा खेमे की नहीं, ये जो हरा वाला खेमा है उसकी रिपोर्ट है। हालांकि इस वोट के बगैर भी मुझे लगता है कि बालियान साहब जीत रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा है तो फिर रिजल्ट में बहुत सपा के लिए मुसीबत होने वाली है। नहीं, ये सिर्फ मुजफ्फरनगर में है, ये पूरे यूपी में ट्रेंड है। कम से कम फिरोजाबाद में भी मुझे तो दिख रहा है। यहाँ भी मेरी मुसलमानों से बात हुई है, मैं 2 दिन लगातार गया मुस्लिम इलाकों में, और जो मेरी अपनी बात हुई है, यहाँ भी एक ट्रेंड है कि वोट जा रहा है, चुपचाप जा रहा है लेकिन जा रहा है। क्यों? लोग ये कह रहे हैं मुसलमान कि बीजेपी ने चाहे और तमाम कमियां हमारे साथ की हों, बुलडोजर चले हों, डंडा पड़ा हो, लेकिन एक चीज है कि आज तक चूतिया नहीं बनाया हमें कभी, वो अखिलेश यादव ने बनाया है। टिकट तो उनके भी नहीं है, उनके भी काटे गए हैं। 4 ही टिकट दिए हैं पूरे यूपी में। अखिलेश ये ने? 2014 के चुनाव में शायद 17 टिकट थे। बहन जी ने तो खूब दिए हैं। हम्म। बहन जी ने तो खूब टिकट दिए हैं। हाँ, बहन जी ने तो कस के दिए हैं, और कई जगह पे बहन जी बहुत अच्छा वोट भी ले रही है मुसलमानों का, क्योंकि एक आपका जो हैदराबाद वाले साहब हैं, उनका भी फर्क है, वो साथ हैं बहन जी के इस बार, तो उनका एक अपना वोट है, लगभग हर मोहल्ले में है मुसलमानों के, तो फर्क उसका भी रहेगा। फिरोजाबाद में कौन है बहन जी की तरफ से? बस चौधरी बशीर मुस्लिम कैंडिडेट ही है, और मजबूत है। वो कि, वो कितना में वोट ले रहा है? मैं तो उम्मीद कर रहा हूँ ज्यादा नहीं, 50 से 60 हजार ले जाए। अगर 50 से 60 हजार भी ले लिया तो विश्वदीप सिंह जीत जाएंगे, और बड़े आराम से जीत जाएंगे, और इतने की उम्मीद है। चौधरी बशीर मेहनत कर रहे हैं। चलिए साहब, अजय भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत जबरदस्त अंदर की खबरें बताई आज। मुझे उम्मीद है कि दर्शकों को ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। आपसे फिर चर्चा होगी किसी नए टॉपिक पे, आपसे चर्चा करके मुझे मजा आता है। बड़ी गहरी चर्चा, बड़ा गहरा विमर्श होता है। आपको भी, सभी आपने को भी। समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।